Very good evening, students. So now we are going to start a completely new series, and that is for class 11th. अब क्लास 11th के लिए हम लोग एक कम्प्लीटली नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको क्लास 11th की कंटेंट जो है वो फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे यूट्यूब पर। और प्रयास यही रहेगा कि कंप्लीट मैथमेटिक्स ख़त्म किया जाए। सर्टेन नहीं कह सकते हैं क्योंकि फ्यूचर हमने नहीं देखा है। प्रयास होगा कि आपको पूरी क्लास 11th की मैथमेटिक्स आपको यूट्यूब पर गूगल केमिस्ट्री चैनल पर मिल जाए। तो इसमें चूँकि रिलेशन और फंक्शन कई बार पढ़ा चुके हैं और क्लास 11th की शुरुआत वहीं से होती है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन की, और उसके ऑलरेडी कई वीडियो गूगल केमिस्ट्री चैनल पे पड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि वहाँ से स्टार्ट ना करके, और थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते ज़्यादा भी हो गया है, इसीलिए हमने कुछ नई चीज़ों से शुरुआत की है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर पिछले सेशन में हमने पढ़ाया भी नहीं था, कहा था बट पढ़ाया नहीं था ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, समय का अभाव था। तो क्लास 11th की आपको प्रयास यही रहेगा कि अब प्रतिदिन आपको एक लेक्चर मिले 1 से सवा घंटे के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग आज शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वाई कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या रियल नंबर तक हमारे पास सफिशिएंट नहीं था? और वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको थोड़ा बहुत पता भी हो तो कोई दैनिक जीवन में प्रयोग भी नहीं है। किसी को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न किसी का लेन देन भी नहीं करते हैं कि 2 + 3i रुपये हमने उन्हें दे दिए। ठीक, इनफैक्ट जो अभी हम लोग आगे देखेंगे, वी विल सी द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं तो हम ये बता भी नहीं सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या ज़रूरत पड़ी? कॉम्प्लेक्स नाम ही कॉम्प्लेक्स है, और मैथमेटिक्स को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स क्यों आया? और आगे हम ये भी देखेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स आ ही गया तो क्या ये यूज़फुल है। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे हाँ, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नाम से कॉम्प्लेक्स है लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। चूँकि ये जो रियल वर्ल्ड है, इस रियल वर्ल्ड में कुछ इमेजिनरी एलिमेंट भी है। अब इमेजिनरी एलिमेंट अगर हम लोग दैनिक जीवन से समझें एज ए गॉड कैन नॉट बी परसीव्ड इन रियल, तो गॉड भी समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स को। भाई है तो रियल वर्ल्ड में उनका इफ़ेक्ट है, एवरीवन इज़ गेट इफेक्टेड बाय हिम, और वो है भी नहीं। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स है, although it has no use in our real lives, but it has a very good and sufficient impact on the world of mathematics. तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ओरिजिनेट किया गया। तो शुरुआत में जब भी अलजब्रा की स्टार्टिंग थी, तो अलजब्रा बेसिकली ये हमारे तुर्क लोग करते थे, अरब के लोग करते थे। अरब से ही नाम आया था अलजब्रा, पर अब तो थोड़ा मॉडर्न नाम हो गया अलजब्रा। पहले अलजबरा होता था, अलजब्रा वो अरब से ही लिया गया था। तो अलजब्रा का जो मुख्य सेंट्रल पॉइंट जो होता था, पॉइंट ऑफ रिसर्च, वो ये होता था कि किसी दिए गए क्वाड्रेटिक, लीनियर, किनेटिक, फोर्थ पावर, इन सब पॉलिनोमियल्स का रूट निकालना। तो जो सेंट्रल में था अलजब्रा के इज़ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। तो जब रूट्स इक्वेशन के देखे गए तो शुरुआत में तो हमें जैसे पता है कि हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स पता थे। नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल मीन्स दे आर वेरी मच वी कैन से इंट्यूसिव, कि बिना किसी मैथमेटिक्स के ये हमें पता ही थे। जैसे 9 ग्रह थे तो 9 ग्रह को
1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह की काउंटिंग, इस तरह के सिंबल्स दिए गए। और ये भी आपको पता होगा कि काउंटिंग की जो शुरुआत है, जो सिंबल्स जिस तरह से हम आज प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, ये इंडियंस की ही देन है। और ज़ीरो को भी खोज यहीं पर हुई थी, इंडिया में। तो इस तरह से 9 ग्रह के हिसाब से आपको 9 प्लैनेट्स के हिसाब से 9 सिंबल्स क्रिएट किए गए, जिसे आज हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पढ़ते हैं। और इसके बाद ये 9 हमको मिल गए, 9 सिंबल्स, 9 तक की चीज़ों को अब हम गिन सकते हैं। और थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग, तो हम लोगों ने ज़ीरो को भी वी कैन से डिस्कवर किया। इन्वेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्वेंट का मतलब होता है कुछ बना देना, बट डिस्कवरी का मतलब होता है कि वो चीज़ है और हमने उसे परसीव कर लिया। एज ए ग्रेविटी, ग्रेविटी इज़ नॉट इन्वेंटेड, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। वो था, हमेशा से था। ऐसे ही मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ को भी, मैथमेटिकल डिजिट्स को भी, मैथमेटिकल थ्योरम्स को, जो भी मैथमेटिक्स में रिसर्च होती है, उसे इन्वेंशन नहीं कहा जाता है, डिस्कवरी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा मैथमेटिशियंस अज्यूम करते हैं कि ये जो मैथमेटिकल लाज हैं, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट। बस हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना परसीव कर लेते हैं, कहाँ तक जानकारी कर पाते हैं। जैसे फिज़िक्स है हमारा, या कोई भी साइंस है, ये हमेशा नेचर को और जानने का प्रयास करता है, और जानने का प्रयास करता है। लेकिन वो सारी चीज़ें हैं तभी तो जानने का प्रयास कर रहा है। अगर वो चीज़ें ना होती तब क्यों करता? आदमी या साइंटिस्ट ने फ़ोन क्यों बनाया? बिकॉज़ वी कैन हियर, बिकॉज़ हम सुन सकते हैं। साइकिल क्यों बनाया गया? क्योंकि हम चल सकते हैं। हम अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं और तेज़ी से चलना चाहते हैं, तो इसीलिए साइकिल बनाई गई। फिर और तेज़ी से चलना चाहते हैं, मोटरसाइकिल आ गई। और फिर उड़ना चाहते हैं तो हवाई जहाज़ आ गया। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उसी को इन्हेंस करने के चक्कर में नई नई चीज़ें इन्वेंट करते रहते हैं या डिस्कवरी करते रहते हैं। तो ऐसे ही जब अलजेब्रा का सेंट्रल पॉइंट जिस समय हुआ करता था इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो देखा गया इनिशियली बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे शुरुआत में हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर्स थे। अभी हम आपको बताएंगे कैसे नेचुरल नंबर आया, कैसे होल नंबर आया, कैसे इंटीजर्स बने, फिर कहाँ से रेशनल्स आ गए, इरेशनल कहाँ से आ गए, फिर रियल नंबर सिस्टम कैसे बना, और उसके बाद हम अपने टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ जाएंगे। बट ये इम्पॉर्टेंट है उसको समझना कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों डेवलप हुए। तो इनिशियली ये मान के चला जाता है कि नेचुरल नंबर्स हमें पता हैं। नेचुरल नंबर्स, इसे हम बेसिकली n से दिखाते हैं, और थोड़ा सा ये कंप्यूटराइज्ड नोटेशन है, एक लाइन और खींच देते हैं टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल n। इन दोनों n में डिफरेंस करने के लिए हम नेचुरल नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो होता है, दिस सेट कंटेन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट आप नहीं कह सकते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। इनफैक्ट जो इनफाइनाइट है वो आर का भी मेंबर नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स में बनता है। आगे हम लोग और देखेंगे, जब डिटेलिंग में चलेंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल का और इन्फिनिटी या कहें कि माइनस इन्फिनिटी, इन सब को लेकर बनता है। मीन्स इन्फिनिटी इज़ नॉट द रियल एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर्स, इवन इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये मान के चला जाता है कि इतनी जानकारी हम साधारण मानव के पास है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनिशियल हमें पता है। इनफैक्ट जो नेचुरल नंबर है, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आप आगे पढ़ेंगे या आपको जब भी पढ़ा दिया जाएगा, पियानोस अजम्पशन कहा जाता है या पियानोस कंजेक्चर कहा जाता है। इन्होंने इस सेट को कंस्ट्रक्ट किया, ये जो मॉडिफाइड नोटेशन है ब्रैकेट में लिख के, करली ब्रैकेट में, इनके द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या कहा कि 1, इन्होंने सिर्फ एक एलिमेंट का सहारा लिया, 1 का। इन्होंने कहा कि 1 जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर के सेट में होगा, ऑलवेज।
और फिर ये इंडक्शन प्रोसेस लगाते हैं और कहते हैं अगर कोई n है, अगर कोई n नेचुरल नंबर में है तो ये इम्प्लाई करेगा कि n+1 भी नेचुरल नंबर होगा। इसे इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये भी आप आगे देखेंगे या जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI पढ़ेंगे, आपके 5वें 6ठे चैप्टर है क्लास 11th का, तो उसमें हम समझेंगे कि इंडक्शन क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि 1 हमेशा नेचुरल नंबर होगा, और एक स्टेप और आगे बढ़े, इन्होंने कहा कि अगर कोई स्मॉल n नेचुरल नंबर है तो n+1 भी नेचुरल नंबर होगा। अब देखिए इससे कैसे कि पूरा सेट इंड्यूस हो गया, इसी स्टेटमेंट से निकलकर पूरा सेट आ गया। अब इन्होंने कहा 1 नेचुरल नंबर है, अब 1 नेचुरल नंबर है तो n की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1+1 भी नेचुरल नंबर होगा। इसे सिंबल दिया गया 2, मीन्स 2 भी नेचुरल नंबर है। अब n की जगह पर 2 ले लीजिए, अब 2 नेचुरल नंबर है तो 2+1 मीन्स 3 भी नेचुरल नंबर होगा, फिर 3+1 4 भी नेचुरल नंबर होगा, एंड ऐसे सो ऑन, ये इंड्यूस हो जाएगा, इंडक्ट हो जाएगा। तो ये है नेचुरल नंबर। पियानोज एक्सियम कहा जाता है इनफैक्ट इसे। ये है पियानोज एक्सियम कि कैसे हमारा नेचुरल नंबर बना। अब देखिए इसे कैसे और एक्सटेंड किया गया। अब इसमें समस्या ये आई कि अगर हमें सिर्फ नेचुरल नंबर पता है, वी नो ओनली द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम हर प्रकार के जो इक्वेशन है, अगर बहुत सिंप्लीफाई इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन को ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे सिर्फ यही हमें पता था तो अरबों ने इस इक्वेशन के बारे में सोचा, x+1 = 0। अब इसके सलूशन का मतलब क्या है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू रख दी जाए कि उसमें 1 जोड़ें तो 0 आ जाए। बात को ध्यान से समझिएगा। सिर्फ नेचुरल नंबर में आपको अभी सोचना है, अभी आपको सिर्फ नेचुरल नंबर पता है, आप ये समझ के चलिए। तो ऐसा आपको कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा कि अगर आप यहाँ रख दें तो उसमें 1 जोड़ने पर वो 0 बन जाए। समस्या ये आई। तो इन्होंने क्या किया, x को एक साइड रखा, y को इधर भेज दिया। तो अब इन्हें माइनस पहले नहीं पता था, अब ये 1 तो इधर तो आया, लेकिन अब इसके साथ क्या रखें, प्लस या माइनस। तो इन्होंने इसे एक सिंबल दिया माइनस, नेगेटिव्स। ये भी इंडियंस की ही देन थी, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हम ऋण लेने में बहुत आगे होते हैं। हमारे यहाँ एक आजीवक सेक्ट भी हुआ, जिसे चारवाक दर्शन भी कहा जाता है। तो इनकी पूरी फिलॉसफी ही इसी पर है। तो ये हुआ कि अच्छा ठीक, मतलब हम 1 रुपये किसी से डेप्ट ले लेंगे, 1 रुपये डेप्ट ले लिया और 1 रुपये उसे अदा कर दिया, तो हम फिर से न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल का मीन्स शून्य हो गए। तो यहाँ से आया नेगेटिव का कंसेप्ट कि किसी नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर सकता है, कि इस टाइप के भी कुछ एलिमेंट हम बना सकते हैं, वी कैन कंस्ट्रक्ट देम। तो यहाँ से कंसेप्ट हुआ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का, और वो भी मेनली इसकी खोज में कि इस टाइप के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x की कहाँ से हम वैल्यू लाएं। अब चूँकि इसलिए यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि नेचुरल नंबर ही सफिशिएंट नहीं है, वी नीड मोर नंबर्स। तो इसीलिए यहाँ पर बना सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर होल नंबर को मैं बाद में जानबूझ के बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको ज़ीरो के एग्जिस्टेंस की जो रीज़न है मेन, वो नहीं बता पाऊँगा बिना इंटीजर को कंस्ट्रक्ट किए। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ये ऑलरेडी था 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब हमने कहा कि सब का नेगेटिव भी आ जाएगा उसी इक्वेशन को सॉल्व करने के चक्कर में, क्योंकि जहाँ x+1 था वहाँ x+2 भी हो सकता है, x+3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो हर जगह से उसी का माइनस निकल कर चला आएगा। अब सवाल ये उठा कि चलिए ठीक है, ये बन गया,
तो क्या ये सही है? क्या ये सारे एलिमेंट्स इसमें फुलफिल हो जाएंगे? फिर सवाल उठा कि सब का नेगेटिव ले लिया तो किसी नंबर को उसके नेगेटिव से जोड़ेंगे तब क्या आना चाहिए? भाई नेचुरल नंबर्स आए, उसके नेगेटिव की भी एग्जिस्टेंस हमने बता दी कहाँ से आया। अब सवाल ये उठता है किसी नंबर को उसके नेगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो इसको भी इसी से समझा गया। 5 रुपये हमने ऋण लिया, 5 रुपये उसे अदा कर दिया तो हम न्यूट्रल कंडीशन पे आ गए, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, तो इसी को सिंबल दिया गया 0 का, शून्य। भारतीय भाषा में इसे शून्य कहा जाता है। शून्य मतलब जो कुछ भी नहीं। और वैसे भी शून्य का भारतीय फिलॉसफी में बहुत ही गहरा महत्व है, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी में ये बिलीव किया जाता है कि जो ये पूरा कॉस्मॉस है, पूरा ब्रह्मांड है, ये शून्य से निकला हुआ है, मीन्स नथिंगनेस से। द वर्ल्ड हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नथिंगनेस। originated from nothingness। कुछ नहीं से सब कुछ निकला हुआ है। अजीब बात है, शून्य से ही सब कुछ निकला हुआ है। द वर्ल्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नथिंगनेस, कुछ नहीं से। एंड ये भी कहा जाता है कि वो कुछ नहीं से निकला है और कुछ नहीं में ही चला जाएगा। कुछ नहीं से निकला है और कुछ नहीं में चला जाएगा, मतलब कुछ था ही नहीं, उससे इतना बड़ा यूनिवर्स निकल गया, और कुछ है भी नहीं, उसी में पूरा यूनिवर्स भी चला जाएगा। अच्छी बात है। तो हमारे पास शून्य का कॉन्सेप्ट शुरुआत से ही था, बस हमने क्या किया, उसे सिंबल दे दिया। हमने कहा मीन्स वी इंडियंस। तो ये था शून्य के पीछे का जो मूल कारण था सर्च का, इसका नोटेशन का, वो इंडियन फिलॉसफी थी। वर्ल्ड के या कॉस्मॉस की ओरिजिन की इंडियन फिलॉसफी। तो 0 तो हमारे पास पहले से ही था, बस उसे हमने सिंबल दे दिया और आर्यभट्ट जी को इसका डिस्कवरर मान लिया गया। तो शून्य का सिंपल मतलब यही है कि कुछ नहीं। इट इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रॉन। ठीक, तो इस तरह से हमारा अब सेट ऑफ इंटीजर कंप्लीट हुआ, और इसी का एक सबसेट ले लिया गया कि 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के साथ, और उसे नाम दे दिया गया होल नंबर। नंबर्स ये सिर्फ सिंबल्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये बात तो ठीक रही, 3 सेट हमारे लीनियर इक्वेशन के सलूशन निकालने चक्कर में बन गए। अब सवाल ये उठता है कि अब फिर से उन्होंने, ठीक चलिए लीनियर का हमने सलूशन पा लिया, लीनियर इक्वेशंस का हमें सलूशन मिलने लगा, किसी भी प्रकार का लीनियर रहे, अगर ये x का कोफिशिएंट 1 है और इधर कुछ भी है तो हम इसका अब सलूशन निकाल लेंगे। ठीक, मीन्स x प्लस ए टाइप के जो इक्वेशंस हैं अब वो सॉल्व होने लगी। इसका सलूशन क्या आने लगा, x बराबर -a। बहुत खुशी हुई, जश्न उश्न हुआ, लेकिन फिर समस्या आ गई। कहा जाता है ज़्यादा सुख भी दुख का कारण होता है, और कोई आया और कहा मान लो कि ax प्लस बी टाइप का इक्वेशन हो बराबर 0, मीन्स x का कोफिशिएंट 1 ना हो। तो आजकल हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से x बराबर -b/a आएगा, और अगर माइनस होता तो प्लस आ जाता, मीन्स प्लस -b/a आएगा। अब इस टाइप का तो नंबर हमारे पास है ही नहीं भाई। यहाँ पर सिंपल विदाउट फ्रैक्शन सब लिखे हुए हैं, सबका डिनोमिनेटर 1 है। तो फिर थोड़ा उदास हुई और कहा अभी भी हमने सभी नंबर्स को डिस्कवर नहीं किया है, अभी भी कुछ हमसे छूट रहा है। तो इन्होंने इस टाइप के नंबर को डिफाइन किया, और तब आया हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर। चूँकि एलिमेंट इस टाइप के हमें चाहिए, तो इसे क्या डिफाइन किया गया कि दिस सेट विल कंटेन द एलिमेंट ऑफ द टाइप p/q।
जहाँ पर जो q है वो नॉन ज़ीरो हो, इसका कारण आप जानते ही हैं, कई बार बात हुई है, अगर ज़ीरो हो गया तो समथिंग अपॉन ज़ीरो दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी, मीन्स अननोन क्वांटिटी आ जाएगी, जिससे हम बचना चाहते हैं। क्योंकि अननोन को कैसे हम ट्रीट करेंगे, उसे कैसे किसी में ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसका नेचर ही हमें नहीं पता है, तो इसीलिए उसको अवॉइड किया जाता है। और जहाँ पर ये जो p और q हैं दे आर इंटीजर्स, तो इस तरह से वो रेशनल बना। और जो इरेशनल का कंस्ट्रक्शन है वो भी आप इक्वेशन के सॉल्यूशन में ढूंढ सकते हैं कि कैसे बना होगा। अब देखिए, लीनियर की बात हो गई, मीन्स अब जनरल लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इन वन वेरिएबल की बात हो रही है, क्योंकि ये मोस्ट जनरल टाइप का लीनियर इक्वेशन है। अब इसके लिए हमने नंबर्स बना लिए जो इनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मीन्स वी हैव कंस्ट्रक्टेड द रेशनल नंबर। अब फिर से सवाल आया, फिर से जश्न हुआ, फिर से दुख का कारण बना, और वो ये था कि अगर मान लीजिए जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, इस टाइप का है, चलिए अभी माइनस लेते हैं क्योंकि प्लस लेंगे तो कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाएंगे, ये इस टाइप का, मीन्स अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसका स्क्वायर करें और उसमें से 2 घटाएं या 3 घटाएं, या यहाँ पर a कर सकते हैं इन जनरल, एक्स स्क्वायर में से a घटाएं तो 0 आ जाए। अब आपको यहाँ से पता है, जैसे हम लोग सिंपली करते हैं, ये x होगा, ये पावर 1/2 हो जाएगी, मीन्स रूट हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि जो रूट्स होते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई भी रूट, nth रूट, वो हम पॉजिटिव नंबर्स का या ज़ीरो का निकालते हैं, नेगेटिव्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। ये आपको अभी आगे काम आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जिस्टेंस में। तो अगर ए कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जो इसका रूट आता है रूट ए, जैसे यहाँ पर रूट 2, ये सब नोटेशंस धीरे धीरे ये सब डेवलप हुए हैं, अचानक नहीं आया है, बट वी हैव द एडवांटेज टू यूज़ दिस ईयर। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस जो आए वो रूट में आए, करणी में आए। अब ये ना तो रेशनल हैं और ना ही इंटीजर्स हैं, ना ही नेचुरल नंबर हैं, ना ही होल नंबर हैं, तो इन्हीं इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें नाम दिया गया इरेशनल, और इसे निगेशन ऑफ क्यू से दिखाया जाता है। मीन्स कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अब रेशनल हमें पता है कि इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, और जो इस टाइप के एलिमेंट नहीं बन पाएंगे उन्हें हम इरेशनल कह देंगे। तो इस तरह से रेशनल और इरेशनल की एग्जिस्टेंस आई, और आगे आपको पता ही है कि रेशनल और इरेशनल मिल के क्या बना देते हैं, रियल नंबर बना देते हैं। मीन्स जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। अब यहाँ तक बातें ठीक हैं। अब जो मुख्य हमारा टॉपिक है, अब उसकी बात करेंगे हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से बना। चलिए, अभी हम लोगों ने देखा जो रेशनल या इरेशनल नंबर के एग्जिस्टेंस की जो कारण बना वो x² - a टाइप का एलिमेंट बना। ठीक, इससे हमने इरेशनल नंबर्स को कंस्ट्रक्ट किया। सिर्फ यही रीज़न नहीं था नंबर्स के एक्सटेंशन का, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उन्हें आप अभी नहीं समझ पाएंगे, जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो समझेंगे। तो अब जो सवाल उठा, ठीक है, अगर माइनस था तो ठीक है, इरेशनल बन गया, बट व्हाट अबाउट प्लस, वेयर a is something greater than 0, जैसे x² + 1, x² + 2, इस तरह से। तो सबसे बेसिक लेके चलते हैं, मान लीजिए x² + 1 = 0। इसका सलूशन ना कोई भी रियल नंबर नहीं होता है। हमें पता है जो रियल नंबर्स होते हैं, आप इन्हें ध्यान दें,
अगर कोई रियल नंबर है ए बिलोंग्स टू आर, तो इसके पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो नहीं लगता इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, और इसे लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी कहा जाता है। ट्राइको, TRICHOTOMY, ट्राइकोटोमी। तो कोई भी रियल नंबर या तो 0 होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा। इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, तीनों टाइप का। अगर 0 लेते हैं तो स्क्वायर तो 0 होगा, इसका सलूशन तो बनेगा नहीं। अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो x स्क्वायर करने पर भी पॉजिटिव ही रह जाएगा, और पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ने से 0 तो आ नहीं सकता है। और अगर आप लेस देन 0 लेते हैं तब भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही बन जाएगा, और फिर से पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 इम्पॉसिबल है। मीन्स इसका कोई भी रियल सलूशन नहीं मिलेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोई भी रियल नंबर आप रखें, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। और पॉजिटिव में 1 जोड़ेंगे तो फिर पॉजिटिव ही मिलेगा, 0 मिलने की कोई संभावना नहीं। वो चाहे हम नेगेटिव ले, चाहे पॉजिटिव ले, चाहे 0 ले। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सलूशन होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो ना तो पॉजिटिव हो, ना ही नेगेटिव हो, और ना ही 0 हो। बात को आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक। क्योंकि जैसे हम 0 लेते हैं तो इम्पॉसिबल, पॉजिटिव ले रहे हैं इम्पॉसिबल, नेगेटिव ले रहे हैं इम्पॉसिबल। अब इसका मतलब हो क्या रहा है कि ना ही इसका 0 सलूशन है, ना ही इसका कोई पॉजिटिव सलूशन है, और ना ही इसका कोई नेगेटिव सलूशन है। अब ऐसा नंबर बनाना कि जो ना ही 0 हो, ना ही पॉजिटिव हो, ना ही नेगेटिव हो, दैट वाज चैलेंजिंग एट दैट टाइम, इनिशियल पॉइंट पे। तो लेकिन बना, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। और इसका जो श्रेय जाता है वो पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के डिस्कवरी का, वो मेनली आयलर को जाता है। लियोनार्ड आयलर इनका पूरा नाम था। अगर आप लोगों ने द मैन हू न्यू इन्फिनिटी फिल्म देखी हो तो G.H. हार्डी इनका जिक्र करते हैं। जब वो रामानुजम को बैठा कर कुछ समझाते रहते हैं तो पूछते हैं हु आर आयलर एंड जैकोबी। 2 मैथमेटिशियन का नाम लेते हैं, आयलर्स एंड जैकोबी। तो रामानुजम कहते हैं कि या दे आर मैथमेटिशियंस, तो कहते हैं नो जस्ट नेम्स टू यू, मतलब आप इनको नहीं जानते हैं, सिर्फ आप इनका नाम जानते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आयलर थे, इन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर जो मैथमेटिक्स का काम है वो ब्लाइंड होने के बाद किया था। मोस्ट ऑफ हिज वर्क डन व्हेन ही वाज ब्लाइंड। अंधे होने के बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। और इन्हीं की तरह एक फैंटास्टिक मैथमेटिशियन जैकोबी थे। तो इनको ज़्यादातर इसके एनालिसिस की, इसकी डिस्कवरी की जो है वो श्रेय जाती है। तो इन्होंने एक टर्म बनाया जो ना ही नेगेटिव थी, ना ही पॉजिटिव थी, और ना ही 0 थी, और इसका सलूशन वो था। अब जब इसका सलूशन आएगा तो यहाँ पर कोई भी हम नंबर लेंगे, सब का सलूशन आ जाएगा। अभी दिखाते हैं वो नंबर क्या था। इन्होंने क्या किया, 1 को इधर भेजा तो आपको पता ही है माइनस आ जाएगा। अब चूंकि क्या था कि जो अब यहाँ से जो बेसिकली आना चाहिए वो ये आना चाहिए, लेकिन उस समय ये समस्या थी क्योंकि जो स्क्वायर रूट फंक्शन या कोई भी रूट फंक्शन होते थे वो पॉजिटिव या 0 के लिए डिफ़ाइन होते थे, नेगेटिव्स के लिए डिफ़ाइन नहीं होते थे। और यही समस्या कर रहा था सलूशन निकालने में। अगर ये हमें पता होता तो इसका भी सलूशन आ ही जाता, क्यों इम्पॉसिबल होता, क्यों कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पर ये जो टर्म आया यही है, ये ना ही नेगेटिव है, ना ही पॉजिटिव है, और ना ही 0 है।
और इसी को नोटेशन दिया गया स्मॉल आई से। स्मॉल आई आप इस वाले आई से मत कंपेयर करिएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, ये ग्रीक लेटर है, जैसे हमारे यहाँ ABCD होता है ये, ऐसे ही ग्रीक लेटर्स का भी ये एक अल्फ़ाबेट है और जिसे प्रोनाउंस किया जाता है आयोटा से। आयोटा, IOTA, आयोटा। तो ये एक, इसको सिर्फ सिंबल है, आप परेशान मत होइएगा। ये जो √-1 था, इसको इन्होंने एक सिंबल दे दिया आई। और अभी हम देखेंगे कि ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है और ना ही ज़ीरो। और इसी की वजह से शुरुआत में हमने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल। भाई ऐसे नंबर्स को हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बड़ा कहें और किस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम छोटा कहें। उसका मेन कारण यही था, मुख्य कारण यही था कि ये ना ही पॉजिटिव था, ना ही नेगेटिव था और ना ही ज़ीरो था। अब उस बात को देखेंगे कैसे। तो आई थिंक आपको इसकी एग्जिस्टेंस समझ में आई होगी। अब जब इसका √-1 की वैल्यू हमें आई मिल गई, तो अब कोई भी हो x² + a = 0, इसका भी सोल्यूशन हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, √-a, एंड दिस कैन बी रिटन एज a × -a, और रूट अलग अलग हो जाता है, √a × √-1। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, i, इसकी वैल्यू i × √a। तो अब सब हर प्रकार के इक्वेशन का, हर प्रकार के अलजेब्राइक इक्वेशन का, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, किंटिक हो, किंटिक के बाद के इक्वेशंस का जो रियल सोल्यूशन नहीं मिलता है वो भी फर्मा थ्योरम है, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो अब लगभग सारे जो इक्वेशंस थे वो सॉल्व होने लगे, लेकिन हमें एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, स्मॉल आई, आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सटेंड करना पड़ा। अभी हम लोग देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी बट एवरी इमेजिनरी नंबर नीड नॉट बी कॉम्प्लेक्स। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो रियल नंबर को कंटेन करेगा और उससे बड़ा होगा। ठीक, तो आई की एग्जिस्टेंस आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि ये कैसे ना ही नेगेटिव है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही ज़ीरो है। ज़ीरो तो आपको दिख ही रहा है कि नहीं है, सिर्फ हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ना हो। तो अभी कर लेते हैं। तो हमने देखा जो i है वो √-1 है, ये डिफाइन कर दिया गया। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम i² निकालते हैं दैट विल बी -1, i³ निकालते हैं तो i² × i लिखा जा सकता है, मीन्स -i आ जाएगा। और i⁴ निकालते हैं तो i² का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स -1 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में सब मदद करते हैं। बस ये 3 ही 4, i √-1, i² -1, i³ -i एंड i⁴ is 1। अब i⁴ 1 है, इसका मतलब क्या है कि i का अगर बहुत बड़ा सा पावर दिया है तो पहले आप क्या करेंगे, उसे i⁴ में डिवाइड करेंगे, मीन्स उस पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा फिर उसको लिखेंगे। जैसे i⁴ की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो √-1 को 19 बार नहीं लिखना है, हमें पता है अगर इसे 4 4 4 में तोड़ें तो उसकी वैल्यू 1 होती जाएगी। तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू i³ की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि i⁴ का जो वैल्यू था वो 1 हो गया। अब i³ हमें पता है -i होता है, तो इस तरह से आपको देखना है, इसीलिए हमने इसको बताया। मीन्स i⁴ n टाइप का अगर कुछ बन रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, जहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर या इंटीजर ले सकते हैं आप, क्योंकि डिवाइड में कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है, तो जब भी i की कुछ बड़ी पावर दी हो तो उसे आप प्रयास करें कि 4 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर बचे फिर उसको लिखें, इसकी वैल्यू सेम होगी।
तो अब हमें चेक करना है कि कैसे ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ज़ीरो तो है नहीं। तो चलिए एक समय के लिए मान लेते हैं, इफ़ पॉसिबल सपोज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे, मीन्स कुछ मानेंगे फिर उसी जो माना है उसी को गलत सिद्ध करेंगे कि हमने जो माना वो गलत बात थी, हमें ऐसा नहीं मानना था, इसका मतलब जो नहीं माना वो सही है। मान लेते हैं कि i क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यदि संभव है तो मान लेते हैं। तो i अगर कोई क्वांटिटी 0 से बड़ी है तो उसमें उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर भी 0 से बड़ा ही होना चाहिए। भाई दो पॉजिटिव क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि i² पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमें i² की वैल्यू पता है क्या, -1। तो क्या -1 0 से बड़ा होता है, विच इज़ कंट्राडिक्शन। और किस बात का कंट्राडिक्शन, जो हमने मान लिया कि i 0 से बड़ा है, इसी के कारण ये कंट्राडिक्शन आया। तो ये बात सिद्ध हो गई, दिस हैज़ बीन प्रूवन दैट i इज़ नॉट पॉजिटिव क्वांटिटी। अब ऐसे ही हम दिखाएंगे कि i जो है वो नेगेटिव भी नहीं है। अब मान लेते हैं i जो है वो नेगेटिव है। अब अगर i नेगेटिव है तो हमें पता है अगर दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस बन जाता है, जैसे -2 × -3 +6 आएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, i × i मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मीन्स i² अगेन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और फिर से यही बात आ जाएगी कि -1 ग्रेटर देन 0, विच इज़ अगेन अ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास है ये भी। तो दोनों ही केसेस में कुछ कंट्राडिक्शन निकल के चला आ रहा है, चाहे हम पॉजिटिव माने चाहे हम नेगेटिव माने। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बातें गलत हैं, और ये 0 है नहीं, मीन्स जो i है इसे ना हम पॉजिटिव क्वांटिटी कह सकते हैं, ना ही नेगेटिव क्वांटिटी कह सकते हैं, और ना ही न्यूट्रल क्वांटिटी कह सकते हैं। इसीलिए इसे इमेजिनरी कहा जाता है। दिस कैन ओनली बी अज्यूम्ड, इसको सिर्फ हम मान सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया, इमेजिनरी कहा गया। इसे फॉरेन एलिमेंट भी कहते हैं कि ये बाहरी व्यक्ति है, कहीं से आया है, एलियन है ये, ठीक है। तो इसी कारण से यह भी संभव नहीं होता है कि हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर पाएँ, क्योंकि कंपेयर के लिए ऐसा कुछ कंडीशन बनना चाहिए, या तो 0 हो, या तो पॉजिटिव हो, या तो नेगेटिव हो। अब i का हमें पता ही नहीं है क्या है, तो अब जब इनकी मदद से कोई नंबर बनेगा तो उसको भी नहीं बता पाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या बराबर 0, तो कहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक। तो एग्जिस्टेंस ऑफ i आ गई, i क्या है, i का नेचर क्या है, ये सारी बातें हमने पता कर लिया। अब हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बना लेते हैं, जैसे रियल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर होता है एक सेट में, हम इसको लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कैसे दिखेगा, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जिसमें i का यूज़ हो, और पर्टिकुलर केस में वो रियल भी हो जाए, इंटीजर भी हो जाए, रेशनल भी हो जाए, मीन्स सारे नंबर्स उसमें कंटेंड हों। मीन्स सबसे लार्जेस्ट सेट बनाना है कि उसमें नेचुरल नंबर भी आए, होल नंबर भी आए, इंटीजर्स आए, रेशनल आए, सारे नंबर्स आए उसमें। मीन्स बहुत रिच हो, उसके पास बहुत सारा धन हो, वो सबको कंटेन कर ले। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम लोग C लिखेंगे और छोटा सा क्रॉस कर देंगे, सिंपल सी से इसको अलग दिखने के लिए ऐसा बनाएंगे। इसको हम ऐसा बनाएंगे।
अब इसमें हमें नंबर्स फिलअप करने हैं कि इसमें किस टाइप का नंबर आएगा, ये हमें समझना है। तो क्या किया गया, इसे कुछ ऐसा किया गया कि इसमें जो नंबर्स होंगे वो a प्लस आई बी टाइप के होंगे, a प्लस आई बी टाइप के होंगे, जहाँ i हमारा वही आयोटा वाला है √-1। जहाँ पर जो ये a और b होगा ये कोई रियल नंबर होगा, ये कोई रियल नंबर होगा, जैसे 1 + 2i, 0 + 2i, कुछ भी ले लें, या सिर्फ 1 ले लें। 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0i। तो आप देखें जो 1 2 3 इस टाइप के एलिमेंट होंगे, सब में हम 0 + i करके +0i करके लिख सकते हैं। मीन्स सारे जो इस टाइप के नंबर्स हैं, सारे जो रियल नंबर हैं वो इसमें कंटेंट हो जाएंगे। और इसके अलावा भी हमको कुछ अलग से भी एलिमेंट मिलेंगे जो रियल नहीं होंगे। तो जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम उसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स वो रियल नंबर के साथ i के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया गया नंबर है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अब हमने सेट डिफाइन कर दिया, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ द टाइप a + bi, जहाँ पर a और b कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है, उनमें से दोनों 0 हो सकते हैं। अगर दोनों 0 हो गया तो 0 + 0 × i आ जाएगा, मीन्स 0 आ जाएगा, मीन्स 0 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एवरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स, एवरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स। रेशनल नंबर लेते हैं p + p/q टाइप का, तो इसे +0y करके लिख सकते हैं, तो ये भी इसी में आ गया। सही है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, अगर हम कहते हैं कि लेट दिस बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है जो बुक्स में अडॉप्ट किया गया जाता है, उसी को हम भी अडॉप्ट करेंगे। तो हम किसी भी एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करेंगे और इसे लेंगे a + ib, या हम कुछ भी ले सकते हैं x + iy करके ले सकते हैं, वो नोटेशन आप चाहे जो यूज़ करें। तो जब भी हम कहेंगे लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या समझेंगे, z = a + ib। ठीक, तो अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जिस्टेंस भी समझा दिया आपको, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हमने डिड्यूस कर लिया कि कैसे बना है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे हम रियल नंबर्स को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या ऐसे कॉम्प्लेक्स कोई इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है? मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर्स क्या हैं? इन्हें अगर हमें प्लेन पर दिखाना हो तो हम इन्हें कहाँ दिखाएं? तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि ये कॉम्प्लेक्स तो है, इमेजिनरी तो है, बट इसे हम रियलाइज़ कर पाएँ, इसे हम रियलाइज़ कर पाएँ, तो इसके लिए मैथमेटिशियन हुए अर्गंड। ये मैथमेटिशियन हुए और इन्होंने इस पर काम किया है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर कॉम्प्लेक्स नंबर के, और इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। और इन्होंने क्या कहा कि आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib लिख रहे हैं या x + iy लिख रहे हैं, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। जो काम आप ये नंबर लेके करेंगे वही काम आप ये नंबर लेके भी कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, किसी भी एनालिसिस में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, एकदम सेम बनेगा हर चीज़। जो रिज़ल्ट यहाँ से आप निकालेंगे वही रिज़ल्ट आप ये नंबर लेके भी निकाल सकते हैं। मीन्स इन्होंने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, C को R × R से आइडेंटिफाई करा दिया। इन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, ये रियल नंबर का जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट है, R × R है, A, B टाइप के एलिमेंट हैं इसमें।
और इससे फ़ायदा क्या हुआ, और इन्होंने एक बात और कही कि इसे हम रियल पार्ट बोलेंगे और इसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। जैसे इसमें ए रियल पार्ट कहलाएगा, बी इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, ऐसे ही यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट। ये बातें इन्होंने बताई। और अब जब ए कॉमा बी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो ए कॉमा बी के लिए मीन्स कार्टेशियन प्लेन, ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट हम दिखा सकते हैं। मीन्स इन्होंने कुछ ऐसा बना दिया इसे। अब इसमें जो एक्स एक्सिस था उसे इन्होंने रियल एक्सिस नाम दे दिया, और जो वाई था जिस पर सेकंड कोऑर्डिनेट होता है इसे इन्होंने इमेजिनरी एक्सिस कह दिया, इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक अक्ष। अब बात आपको पता ही है कि पहले कोऑर्डिनेट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा जाता है और दूसरे को, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ पर है वो a प्लस आई बी है, तो a प्लस आई बी का मतलब सिर्फ a कॉमा बी है। अब a कॉमा बी का मतलब क्या है, रियल पर हमें a डिस्टेंस चलना पड़ेगा और इमेजिनरी पर b डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा a कॉमा बी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ लिया क्या होता है। मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता है, कुछ तो होता है। ये क्या करता है, कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, तो अगर कहीं भी हम पॉइंट रख देते हैं, इसका जो पिन पॉइंट है कहीं भी रख देंगे तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ये किसी न किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और उसी से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर और ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसी को आर्गेंड प्लेन कहा जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या आर्गेंड प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंड प्लेन। ज़्यादातर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन ही कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी कर रहे हैं तो अलग से नाम लेने में मैथमेटिशियन का ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब फिर से एक सवाल उठ जाता है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट तो कर दिया, ठीक, तो इसके बाद कंसेप्ट आता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का। और यहाँ से आपको अगर और आप थोड़ा सा बारीकी से इसे ऑब्ज़र्व करें तो हमने कहा कि a प्लस आई बी को हम a कॉमा बी लिख सकते हैं। तो जो a कॉमा बी है ये वेक्टर का काम कर रहा है। भाई कोई कोऑर्डिनेट वेक्टर कब होता है, जिसमें दो या दो से अधिक उसके कंपोनेंट आए। तो a कॉमा बी अगर कोऑर्डिनेट आपको दे दिया तो आपका डायरेक्शन फिक्स हो गया। मीन्स इधर a आना है, इधर b आना है, तब आपको ये a कॉमा बी मिलेगा। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर मान सकते हैं बिकॉज इट हैज़ ए डेफिनेट डायरेक्शन। और अभी हम इससे इस डायरेक्शन के साथ साथ इसके साथ एक मैग्नीट्यूड भी एडजॉइन कर देंगे। जैसे वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं ना, ऐसे हम लोग जेड का भी मॉडुलस निकालेंगे, जिसे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। और इसका कॉन्जुगेट भी निकालेंगे, बार भी निकालेंगे, जिसे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। तो ठीक है, क्लासेस थोड़ा अभी शुरुआत है तो स्लो ही रखते हैं। आप इतनी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करें, 2-3 बार देखें, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट सो इजी जितना दिखने में लग रहा है, जितना आसानी से आपको बता दिया जा रहा है। आप उसी आसानी के साथ इसे समझने का प्रयास करें। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर।